Hello students, I am Dr. Priyanka and now till now we have covered all the chapters of CBSE. ठीक है, हम लोगों ने 1 to every unit we have done with. Now we're gonna complete and we're gonna add on the most important topics and the additional topics in which the CBSE is covering. अभी हम लोग लास्ट हर चैप्टर के जो दो तीन टॉपिक्स जो CBSE दे रही है, वी आर गोना कंप्लीट दैट टॉपिक. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो हमारी यूनिट थी, जो कि CBSE ने हमें बताया था कि 10% वेटेज ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है इसमें, कि जिसमें उसने हमें CBSE ने बताया, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में जर्म सेल्स की बात की थी और हम लोगों का जैसे कि रिप्रोडक्शन के जितने भी चैप्टर थे वो 30 यूनिट्स के थे. नंबर ऑफ पीरियड्स इज 30 एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 14, राइट. सो द एडिशनल टॉपिक्स जो कि हम लोग अब कवर करने वाले हैं, दैट आर बेसिकली द एडिशनल टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर इज, they are in the form, we are going to start it in the forms of question answers. ठीक है, CBSE में ये जो मटेरियल है ये एज अ पैराग्राफ फॉर्म में है, बड़े बड़े पैराग्राफ में जैसे आपके चैप्टर्स है ना, तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करो एंड यू विल गोइंग टू आंसर द डायरेक्टली, राइट. उसको कोई लंबा चौड़ा तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था थैलेसीमिया पे, अभी चैप्टर में तो वो था ही नहीं. अगर थैलेसीमिया जैसे हम लोगों ने जो ह्यूमन जेनेटिक्स वाले चैप्टर किए थे, सिकल सेल एनीमिया, उसमें थैलेसीमिया बस एक वर्ड के फॉर्म में था, ठीक है. लेकिन पेपर में उन्होंने CBSE बोर्ड में डाल दिया था कि थैलेसीमिया के बारे में डिस्क्राइब करो, ये बताओ कि ये सेक्स डोमिनेंट है या इनहेरिटेड है या रिसेसिव है, क्या है. अभी बच्चे कंफ्यूज थे कि ये टॉपिक उठ के कहां से आया. लास्ट में बहुत बातें चली, ये चला तो पता चला कि वो सप्लीमेंट्री, वो जो लास्ट के आपके 2-3 पन्ने हैं NCERT के, उससे वो टॉपिक उठ के डायरेक्ट उन्होंने पुट किया. So we will doing in the form of question answer, that will be more convenient, ज्यादा convenient रहेगा उसको question answers के फॉर्म में करने के लिए, जो कि डायरेक्टली हम लोग वो करेंगे जो कि डायरेक्टली बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है. ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे. तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री पार्ट पे कि डायग्राम बनाओ ओव्यूल का और एंड इंटेगुमेंट पार्ट ऑफ ओवरी को एक्सप्लेन करो. अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ओवरी के बारे में बताया था, ठीक है. ओवरी के बारे में हम लोगों ने अब सर्टेन चीजें बताई थी, ठीक है, कि क्या है ओवरी, क्या नहीं है, या नेम द वॉल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वॉल लेयर्स ऑफ sporangium of flowering plant and their functions. तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं ए टिपिकल microsporangia. A typical microsporangium is surrounded by 4 layers. पहला the epidermis, endothecium, middle layers, orthotapetum. ठीक है. So these are the 4 layers
एंडोथीशियम, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टिपिटम. सो दिस इज द 4 लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. अभी हम लोगों ने जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था तब हम लोगों ने इनके फंक्शंस डिटेल में करे थे, तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. हम लोग इनके फंक्शंस बताएंगे. जैसे एपिडर्मिस है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल्स, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है. और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली इन विच पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. सो अगर मैं दूसरी बात कर दूं टिपिटम की, तो टिपिटम इज द हार्डमोस्ट लेयर, ठीक है. हार्डमोस्ट लेयर में वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है. मिडल लेयर्स अब आपकी हाइपोडर्मिस हो गई, आपकी एंडोथिकम की कोई भी लेयर हो गई, सो वो वाली. अभी एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी एंड गिटगैमी, ठीक है. अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी और गीटोगैमी, ठीक है. तो अभी दोनों में क्या फर्क है? हम लोगों ने जब बात की थी तब ये एनसीईआरटी में एज अ वर्ड के फॉर्म में. नाउ यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट. Autogamy and gitogamy. So it refers to the transfer of pollen grains from anther to स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेम फ्लावर. इसमें रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant. अभी इसमें क्या होता है? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. इन्वॉल्वमेंट ऑफ pollinating agents. इसमें involves pollinating agents and genetically similar to autogamy. So autogamy से genetically similar products are formed like N plus N. So N and physiologically they are similar but the difference in the gene content, right? फिर एनसीईआरटी आपको इसमें डायग्रामेटिक वे में आपको बता रहा है कि क्वेश्चंस में, ठीक है. तो वो क्वेश्चन बता रहा है वेल लेबल डायग्राम के फॉर्म में. ठीक है, डायग्राम है. ओवल सर्कल है. दिस इज द ओवल सर्कल, राइट.
ओवल सर्कल में मिडवेव रिब्रीज है, ओव्यूलेटेड ओव्यूल का डायग्राम है, ये याद है, ठीक है, वी हैव डिस्कस इट ऑल्सो। सर्टेन पार्ट्स इसके मैं ब्रॉड ब्रश बॉर्डर कर रही हूँ, विच आर मैंडेटरी टू रिकॉग्नाइज, इसीलिए मैं इसको ग्रीन कलर से कर रही हूँ ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए। बच्चे कहते हैं मैम हमें एरो ही नहीं समझ में आया था जो एनसीईआरटी में पेपर में था कि वो एरो किस तरफ था। सो आई एम एनलाइटिंग है ताकि जब मैं रेड पेन से इसको करूं तब ये थोड़ा मोर डीपली अफेक्ट हो, ठीक है, ज्यादा उसमें अफेक्ट आए इसका। सो वी हैव दिस। अब अगर मैं इसको रेड उसमें करते हैं हम लोग इसको डिस्कस, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला कि इसको ब्रीफ कर दो। बाउंड्रीज बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि वो कभी भी बाउंड्रीज नहीं आपको क्लैरिफाई करते। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग बाउंड्री मोर अप्रोप्रिएटली, ठीक है। बाउंड्रीज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं मैम हमें समझ ही नहीं आया कि वो कौन सी बाउंड्रीज हम लोगों को मेंशन करने के लिए बोल रहे थे। तो सबसे पहले दिस ए पार्ट, नेक्स्ट इज दिस बी पार्ट, नेक्स्ट इज दिस सी पार्ट and next is this D part, right। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ये अगर ये एक ओव्यूलेटेड इंसेप्युलेटेड ओव्यूलेटेड स्टिप्यूल है, दैट मीन्स उल्टी तिरछी, एक आएगी, अगर मैं इसको सीधी घुमा दूं तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। और अगर सीधी के नीचे वाला पार्ट देखूंगी तो मैं उसको कह दूंगी माइक्रोबाइलर एंड हाइलम वाइलम जहाँ पे फ्यूज होती हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल में ऊपर देखूं तो ऊपर वाला ये मत समझना कि नीचे ही वाला माइक्रोपाइलर होता है, ऊपर वाला भी माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो मैं इसको लेबल कर रही हूं माइक्रोपाइलर एंड, राइट। दूसरा मेरा आता है दिस बी पार्ट, सो इसको मैं मेंशन कर रही हूं आउटर इंटेग्यूमेंट। तीसरा मेरा आता है एम्ब्रियो सैक। क्या आ रहा है? एम्ब्रियो सैक। तीसरा आ रहा है मेरा न्यूसेलस। इसको वो इसी को मार्क करेंगे बट वो इसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप इसको न्यूसेलस या इसको न्यूसेलस के नाम से मार्जिन करेंगे, लेबल करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन आता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट from microspore mother cell in the microsporangium in flowering plants, ठीक है। तो उसमें ये बताना है कि पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट in flowering plants। ऐसे ही the pollen
और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको आप बोलेंगे पीएमसी, क्या जाती है, अंडरगोज meiotic division and form microspore tetrad, right? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते ही एंथर रिलीज हो जाते हैं. सो द एंथर्स nature and dehydrate the microspores. The microspores dissociates from each other and develop into pollen grains. pollen grains में they are further, pollen grains में further टूट जाते हैं. अभी जैसे ही पीएमसी से टेट्राड बने, मियोटिक डिवीजन में गए और pollen grains के अंदर टूटे, दैट मीन्स pollen grains के अंदर फॉर्म हुए. तो pollen grains के बाद क्या बनता है, मतलब pollen grains के बाद हम लोगों ने, जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे, हम लोगों ने नेचर ऑफ pollen grains पढ़ा था. तो नेचर ऑफ pollen grains में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि pollen grains आर डिहाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं होता, एक डोमेंसी स्टेज बनी रहती है हमेशा कि कहीं जहां पे भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी दे विल फर्टिलाइज एंड गेट इनटू द न्यू प्लांट. न्यू प्लांट में फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक न्यू वे तरीके से कर लेंगे. इन द सेम मैनर, अगर मैं एक सेम मैनर को पकड़ूं या एक सेम कंसेप्ट को उठाऊं इसी वाले को, तब मैं देखूंगी डॉर्मेंसी एंड द जर्मिनेशन स्टेज, राइट. डॉर्मेंसी एंड द जर्मिनेशन स्टेज में मैंने पूरा माइक्रोस्पोर डिसोशिएट अवेलेबल ईच अदर दोनों से देख लिया है. ठीक है, मैंने क्या देखा कि एक माइक्रोपाइलर एंड बना, माइक्रोपाइलर एंड के बने डिफरेंट पोर्स बन गए, एंथर से रिलीज हुए, डिहाइड्रेटेड फॉर्म पॉलन ग्रेन का बन गया. तो मैं उसमें ये भी कह सकती हूँ. और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब भी कोई पॉलिनेटर आएगा, कोई एजेंट आया, तो उसने वो पॉलन ग्रेन से स्टिक हुआ, उसने उसको डिस्पर्स कर दिया डिफरेंट पोजीशंस पे. जैसे उसने उसका डिस्पर्सल किया, वो एक न्यू फॉर्म में जनरेट हो गया, ये एक न्यू फॉर्म पैकेज में निकल आया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विंड पॉलिनेटर्स की, और दूसरी हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की. सो मैं ये बात बोल सकती हूं कि विंड इज ऑल्सो अ डिस्पर्सल मीडियम, राइट. सो विंड इज ऑल्सो अ डिस्पर्सल मीडिया. ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, सो इंसेक्ट्स इज ऑल्सो categorized to play role of pollinator, especially in stigmated, जिनके स्टिग्मा यहाँ पे आके कुछ बैठेंगे, उनके यहाँ पे स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, जो स्टिकीनेस होएगी वहां पे जाके वो पॉलन ग्रेन्स उठा लेंगे और किसी और प्लांट पे जब वो बैठेंगे तब वो पॉलन ग्रेन अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे. सो ये जो स्टिग्मेटेड फॉर फ्लावर्स है, और जो फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में तो फ्लावरिंग ऐसे होगी, इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स के थ्रू होगी. विंड पॉलिनेटर्स में जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स, अब उनमें तो कोई ऐसी स्टिकीनेस नहीं है ना कि वन पॉइंट से मूव करके नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया. सो दे यूज द मीडियम ऑफ विंड पॉलिनेटर्स. विंड पॉलिनेटर्स में दे आर वेरी वेल नो कि वो विंड एज अ डिस्पर्सल मीडियम उनमें एक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का अगेन ये एक टॉपिक आ जाता है. हम लोगों ने अभी ऊपर मेल गैमेटोफाइट को डिस्क्राइब किया, इसमें ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर ऑफ मदर सेल. नाउ अगेन आप लोगों को ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अभी फीमेल गैमेटोफाइट में एनसीईआरटी बोल रही है
पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें है बेटे माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, उसमें मेगास्पोर है। ठीक है, उसमें क्या है, मेगास्पोर इज प्रेजेंट। सो जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो है मेगास्पोर, pollen is present, from which further development of female gametophyte through process कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस। मियोसिस into 4 मेगा, सो मेगास्पोर मदर सेल into 4 मेगा स्पोर्स, जिसमें से 3 of them will degenerate, remaining 1 act as functional megaspore। अभी इस मेगास्पोर का क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोटिकली। न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई बना देगा, जो फिर जिसको न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो कह देंगे। ठीक है, न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो के फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट 6 of 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाएगा। Three cells are remaining at micropylar end। ठीक है, 3 cells are present at micropylar end। So this is the trace the development of female gametophyte। This we have done। Wind pollinated flowers, animal pollinated flowers, 6 adapted features you can easily do। Draw and lead and label diagram of pollen tube के साथ inverted and stapulated ovary का diagram बना दीजिएगा, right। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो कि 2015 में आया है, 2015 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ द स्टेप दैट यू वुड फॉलो टू इंश्योर दैट सीड्स आर फॉर्म्ड। सो यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट, नीदर राइटिंग अ थ्योरी लिखने से ज्यादा तुम लोगों को फ्लो चार्ट बनाना था। वो तुम लोगों से नीदर ही इज आस्किंग यू टू राइट एनी थ्योरी, ही इज जस्ट आस्क यू to write a flowchart in very short words explaining the seeds are formed, how the seeds are formed he is explaining you। so सबसे पहले seeds form करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले first selection होती है, किसकी, selection of male and female parent plant, मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट की सिलेक्शन होती है। दूसरा स्टेप इसमें क्या है, एमास्कुलेशन, ये शायद आप लोगों ने उसमें भी किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट्स में। एमास्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स ऑफ फीमेल प्लांट, बैगिंग ऑफ emasculated flowers, dusting of pollen grains to the dehiscence
of male flower of male pollen of male part to female, right. इसमें एक और लिख सकते हो पांचवा, rebaging of pollinated part to form सीड्स बनाने के लिए उसको रीबैक कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है, सिंपल ही इज एक्सप्लेनिंग कि सबसे पहले आपने क्या किया, एक फ्लावर लिया, ठीक है, उसको अलग किया, उसको इमैस्कुलेट किया, ठीक है. पहले तो सिलेक्शन में आपने देख लिया कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है. फिर उसके बाद आपने उनके सिलेक्शन करने के बाद इमैस्कुलेशन स्टार्ट किया फ्लावर का. जिस इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर में आपने देखा कि एक मेल है और एक फीमेल है, और उसके बाद आपने फीमेल्स के पार्ट का इमैस्कुलेशन किया. फिर आपने बैगिंग किया, उसको कवर कर दिया कोई भी एक पेपर में या कोई भी स्ट्रिप से आपने उसको अच्छी तरह बैक कर दिया. फिर उसकी जगह डस्टिंग कर दी पॉलन ग्रेन्स की ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट्स ऑन मैच्योरेशन. जब वो मैच्योर हुआ तब उसके स्टिग्मा पे डस्टिंग करी, ताकि मतलब यू योरसेल्फ इज एक्टिंग एज अ पॉलिनेटर, राइट. फिर आपने उसको रीबैगिंग कर दी पॉलिनेटेड फ्लावर को टिल द फॉर्मेशन ऑफ सीड. सो दिस इज द आर्टिफिशियल. दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो प्रोक्लेम्ड एज द artificial hybridization. Artificial hybridization. Such experiments produced या are used to produce commercially a superior variety जो कि प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है वो यूज की जाती है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट वी आर लेफ्ट विथ. एक और इन्होंने एडिशनल टॉपिक बताया हुआ है, ठीक है. अभी इसमें उन्होंने बताया है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास एंड एम्ब्रियो ऑफ बीन का, ठीक है. उन्होंने इसमें बताया हुआ है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास एंड एम्ब्रियो ऑफ बीन का. Single cotyledon called scutellum. The radicle or root cap protected by a sheath called coleorhiza. The plumule is covered by a foliaceous sheath called coleoptile. The cotyledon does not contain food material. ठीक है, इसमें
Two cotyledons are there. There is no such protective cotyledons. कोई प्रोटेक्शन के लिए कॉटिलिडन एज सच अवेलेबल नहीं है. If plumule is not protected by other coverings, the cotyledons have food containing cells, right? तो इनके पास दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास एंड एम्ब्रियो ऑफ बीन. ठीक है, जिसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट हो गया, कॉटिलिडन्स की बात आ गई, रेडिकल्स की बात आ गई और इन द एंड प्लूम्यूल की बात आ गई, राइट. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में इतना सारा आ रहा है. Now let's come to the next topic, next chapter, that is human reproduction. Human reproduction में हम लोगों ने काफी कर लिया था पार्ट कवर. ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आफ्टर द वन कोर्स वी आर एंड अप विद द क्वेश्चंस, राइट. क्वेश्चन सप्लीमेंट्री पार्ट. ठीक है, अभी एनसीईआरटी में पार्चुरेशन का जो डिलीवरी का प्रोसेस है बहुत मिनिमाइज तरीके से दे रखा है. उन्होंने कुछ रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह नहीं बता रखा, बट इन द सप्लीमेंट्री पार्ट्स they have given a question to describe the process of parturition of human beings. So parturition of human beings कैसे होती है? After the third trimester क्या होता है? ER reflexes start हो जाते हैं in the mother's womb. ER reflexes का क्या मतलब होता है? बच्चे का सर, नीचे का बच्चे का सर, ऊपर वाला कहीं पे भी बच्चे का सर हो इन द मदर्स वूम, वो घूम के नीचे आ जाता है सर्वाइकल एंड पे. फिर धीरे धीरे डायलेशन स्टार्ट होती है थ्रू द रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस का मतलब है कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस बाय द प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन्स. आज फॉर एग्जाम्पल मेरा जरूरी नहीं है कि कोई ड्यू डेट हो उसके लिए, वो ड्यू डेट से एक्सीड और नीचे पीछे भी हो सकता है. इट कैन नॉट बी डन. कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं. रिफ्लेक्सेस का मतलब है कैसे समझाऊं, पेन के झोंके. ठीक है, पेन, जैसे पेन आया, झोंका चला गया. फिर आफ्टर सम टाइम्स इट हैज अ पेन इंटेंसिटी इन द, जैसे कंपन हो रही है. ठीक है, कंपन हो रही है मदर के वूम में, तो वो कंपन स्टार्ट हो जाती है. उस कंपन की वजह से धीरे 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 जो बच्चे का सर है वो नीचे सर्वाइकल एंड ऑफ द मदर्स वेजाइना जेनाइटल पार्ट पे खिसकता चला जाता है. जब वो 14 mm या 8 mm तक डायलेटेड हो जाता है तब हम लोग डिलीवरी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि नाउ द स्टेज हैज कम कि अब डिलीवरी हो सकती है, अब डिलीवरी नहीं हो सकती है. तो जब हम लोग वो प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं तब उसके या रिफ्लेक्सेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है. दे हैव सेड दैट द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, the process of parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine mechanism, very important, very very important. Neuroendocrine mechanism का मतलब है neural part which is controlling the hormonal stage, right? The signal of parturition, originate from fully developed fetus and the placenta, which induce
mild uterine centrations. It is not centrations, it is contractions. Contractions called, very important, very, very important again, fetal ejection reflex. ये वो टाइम होता है जब द टाइम हैज प्रोडिक्टेड, ये हो जाता है सर्वाइकल डायलेशन के साथ स्टार्ट। सर्वाइकल डायलेशन के साथ कि कितने % डायलेटेड सर्वाइकल आई है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी प्रेगनेंसी में जब पार्चुरेशन टाइम होता है तब डायलेशन स्टार्ट नहीं होती तो हम लोग पीवी स्टार्ट करते हैं। पीवी का मतलब होता है इंटरनल हम लोग 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। 2 फिंगर टेस्ट में विल पुट द 2 फिंगर्स ऑन द 1 फिंगर टू द 2 इंच गैप इन द सर्वाइकल रीजन। तो हम लोग उससे चेक करते हैं कि बच्चे का सर या बेबी का सर कितना नीचे आया है। ठीक है, अब नीचे कितना आया है उसके लिए हम लोग वो पीवी स्टार्ट करते हैं। अभी वो डायलेशन का हमें तब पता चल जाता है क्योंकि अगर बच्चे का सर नीचे आ जाता है तो द डायलेटेड पार्ट, द सर्वाइकल रीजन विल बी मोर डायलेटेड। अगर नहीं आया होता है देन द होल, फिर उसके ईआर इजेक्शंस के लिए टाइम होता है, रिफ्लेक्सेस के लिए टाइम होता है। अभी ईआर रिफ्लेक्सेस के लिए और रिजेक्शंस के लिए जब टाइम होता है तब वी आर सर्टेनली डिवाइड इन द फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स, राइट। This triggers the release of oxytocin, very important, oxytocin, release of oxytocin हार्मोन, जिसको पार्चुरेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज, ये जो जितने भी रिफ्लेक्सेस आते हैं दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन पूछ लेता है। इंड्यूसेस, एक्सटर्नल इंजेक्शंस भी दी जाते हैं अगर मदर को प्रॉब्लम हो रही होती है। स्ट्रॉन्गर ER reflexes in uterine muscles which leads to exclusions of the baby towards cervical end of genital part, right. After the baby head is completely downwards into the cervical end, soon the placenta will also be expelled out of the यूट्रस से अपने आप एक्सपेल्ड हो जाती है, राइट। अभी इन्होंने एक डायग्राम बोला था, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल, अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो वो देख लेते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में
अ ग्राफियल फॉलिकल, दो तरीके के ग्राफियन फॉलिकल आप नोट करते हैं, ठीक है। यूसीजी के दौरान दो तरीके के ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, एक होता है इमेच्योर, एक होता है मैच्योर। इमेच्योर में क्या फर्क होता है और मैच्योर में क्या फर्क होता है? द साइज, द फॉलिकल इज कंप्लीटली लार्जर completely larger और ज्यादा अगर आप इसके जर्म लेयर सेट करते जाओगे तो ये और लार्ज होता जाएगा। वैसे कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता ग्राफियन फॉलिकल का इंक्रीज होने का, बट हम लोग कहते हैं कि अ लार्ज ग्राफियन फॉलिकल दिखता है, ठीक है। यूसीजी के टाइम पे अ लार्ज ग्राफियन फॉलिकल इज सेंस्ड, जो जिसमें हम लोगों के मेनी अदर कंटेंट भी समझ में और दिखाई दे रहे होते हैं एट सम ऑफ द एंड, ठीक है। different graphian follicles in different females during the different time course has been seen। उसके बाद जब मेजर पार्ट जो आ रहा है जो आप बनाएंगे वो है द इनर पार्ट। अब इनर पार्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है आपका सेप्टम में एजैकुलेशन दिखाना या उसके बिना दिखाना। ये जो हम लोग पर्पल से आउटलाइन कर रहे हैं दैट रीजन, दैट इज मोर सेप्टम मेड, ठीक है। यू कैन से मैग्निफाइड फॉलिकल्स, राइट, मैग्निफाइड फॉलिकल्स। ये ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में पूरे में आ जाएंगे। दैट मीन्स दिस होल रीजन अबाउट 2 mm of thickness will cover this whole small folliculated areas, right। उसके बाद एक जो आपका सेकेंडरी जोन होगा जिसमें आपको एक सेल के साथ न्यूक्लियस नजर आएगा यूसीजी के दौरान, वो ये होगा, ठीक है। नाउ यू लेबल इट। ये जो एरिया होगा बच्चे ये आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। कुछ ऐसा एरिया दिखाई देगा जिसमें सब में ये गोले 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 ऐसे सर्कुलर्स होंगे। बिकॉज दिस इज द होल, जो कि ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही ब्लैकिश वे में यूसीजी के अंदर दिखाई देता है अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। नाउ अभी हम लोग इसको लेबल करेंगे। सो इट्स फर्स्ट लेबलिंग स्टार्ट विद द थीका एक्सटर्नला, दिस इज थीका एक्सटर्नल, दैट इज ए। देन the next is basement, that is B, basement membrane। एनसीईआरटी में जो डायग्राम उन्होंने बनाने को कहा था उसमें उन्होंने ए बी सी एनी 6 भी कर सकते हैं और एनी 4 भी कर सकते हैं। इफ दे हैव स्पेसिफाइड यू कि कितने करने हैं, सो यू विल हैव टू बी स्पेसिफाइड इन 4 और 5 लेबलिंग्स। अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी लेबलिंग्स करनी है।
membrane follicular cells. This is zona pellucida, secondary zone, right? एंड अगर इसको मार्क करना चाहते हैं तो क्यूकुम ऊप्ड, क्यूकुम ऊप्ड. So cucum ooped is the developing fur-like structure of furrow, which is जैसे कि आपने पानी में बॉल फेंकी तो पूरे पानी में एक बॉल उभर के आ गई. सो वैसे अ फ्यूरो क्यूकुम ooped like a structure is there like a secondary oocyte, right? ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा in the last case. So in this last case द होल सिनेरियो ऑफ ग्राफियन मैच्योर और इमेच्योर में क्या फर्क है. जो आपको ये सेकेंडरी oocyte देखने को मिलता है, इमेच्योर में ये सेकेंडरी oocyte देखने को नहीं मिलेगा, आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगा. जब डेवलपिंग स्टेज हो रही है कि जो जितनी भी लेयर्स हैं एट सम लेवल पे बन रही होंगी, ये इतनी सारी लेयर मैच्योर, जब एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तभी बनती हैं. अगर आप उसकी किसी भी ग्राफियन फॉलिकल की स्टेजेस देखेंगे, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में करेंगे, अगर आप कोई भी स्टेज देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल की, वो तो कभी भी इतनी थिकनेस में नहीं दिखाई देगी. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के लिए भी नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ सेवरल अदर मेम्ब्रेन्स. ठीक है, फॉलिकुलर मेम्ब्रेन नहीं बनी होगी, सेकेंडरी oocyte ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, ज़ोना पेलुसिडा नहीं आई होगी, प्राइमरी oocyte में माइटोटिक डिवीजन, म्योटिक डिवीजन चल रही होंगी. सो एक जो स्टेज आती है मैच्योर की, तो वो आती है सेकेंडरी oocyte से, तो वो नहीं आई होगी. सो जेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड्स, जेमिनल वेसिकल्स भी नहीं दिखाई देंगी, न्यूक्लियस भी नहीं दिखाई देगा सेकेंडरी oocyte का. सो दैट विल बी द कैरेक्टर स्केच कि अगर आपको सेकेंडरी oocyte दिखाई दे रहा है दैट मीन्स इट इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा दैट मीन्स इट इज सिंपली अ immature graphian follicle, it is not a mature graphian follicle. तो यही आपको बताया हुआ है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में. इसमें एक फ्लो चार्ट अगेन उसने डाला हुआ है. इसमें फ्लो चार्ट के उस पे बताना है आपको. फ्लो चार्ट पे उसने कहा है नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस. अभी आपको बताना है कि मैच्योरेशन, एक जर्म सेल बना, मेरा बर्थ हुआ, जन्म हुआ, मेल्स का हुआ, फीमेल्स का हुआ, कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है स्टार्टिंग से एंड टिल द एंड. तो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस. हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट pituitary, because hypothalamus is well coordinated and functioning in the presence of pituitary. Then testis, sperms. So hypothalamus का क्या रोल है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, GnRH. It acts on anterior pituitary. कि रिलीज कर, टू रिलीज सेकेंड गोनाडोट्रोपिन, 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने के लिए. अभी ये 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज करती है, दैट इज LSH एंड FSH, जो कि इंटर्न करते हैं एंड्रोजन को. एंड्रोजन स्टिमुलेट होता है, एंड्रोजन का स्टिमुलेशन सिक्रीशन होता है. देन अगेन जब एंड्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, काफी हद तक हो जाता है, तब सर्टोली सेल्स जो स्पर्म्स में प्रेजेंस होते हैं, दे आर एक्टिवेट एंड ट्रांसफर spermatids into sperm, and this process is called as spermiation, right? So ये सारे हार्मोन्स है. दिस इज द लास्ट सप्लीमेंट एडिशनल पार्ट.
जो कि दिखाई दिया, जो कि डाला है एनसीईआरटी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने काफी बात की थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह की, जिसमें हम लोगों ने लास्ट पार्ट मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने आईयूसीडीज की बात की थी, पिल्स की बात की थी बहुत सारी। तो ऐसे ही एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपकी फ्रेंड इज ऑन पिल्स ऑफ सहेली पिल्स, तो बताइए कि क्या सहेली पिल्स आर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल इफ शी इज बीइंग मैरिड फॉर 5 years? Contraceptive pills are necessary, but if for a married couple, if they are not planning a family, that would create an unfertility, right? Unfertility create होने के बाद क्या चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे तब भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि चांसेस क्या रहते हैं, जितना आप ये पिल्स को यूटिलाइज करते रहोगे उतना ज्यादा अनफर्टिलिटी फैक्टर बनेगा। एक एज पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल द पीरियड फ्रॉम 21 to 25 इज द राइट एज टू इम्प्लांट अ बेबी, टू प्लान अ बेबी। करियर वाइज इट इज नॉट इजली, बट फिजियोलॉजिकल वाइज इट इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जीन कॉम्बिनेशन पेरेंट्स का अच्छा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं होते ड्यूरिंग दिस एज पीरियड। आफ्टर दैट जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, एंड टू प्लान अ बेबी इज मोर डिफिकल्ट, मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव फैक्टर और आ जाता है, सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज अनफर्टिलिटी। और ऊपर से अगर एक प्रेगनेंसी प्लान हो गई और उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, दैट विल क्रिएट सर्टेनली मोर कॉम्प्लिकेशन फॉर मदर। सो बेटर वे कि आईयूसीडीज लगा ली जाए, बट अगर उनका प्रॉपर हर दूसरे महीने में जाके दिखाया जाए कि वो प्रॉपर अपनी जगह पे है, तो दैट विल बी नो ऑफ प्रॉब्लम। बट आईयूसीडी से देखा गया है कि मोर सर्वाइकल कैंसर्स के पेक में आ रहे ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशंस इन द फीमेल्स। सो तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं सहेली पे और कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस पे, जो हम लोगों ने जब चैप्टर किया था तब किया था। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में जब हम लोगों ने आईवीएफ किया था, आईयूसीडीज के एग्जाम्पल्स बताए थे, वेस्टेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी किया था, वो भी किया था। सो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में से एज सच कोई सप्लीमेंट्री पार्ट उठ के आएगा, बट एमटीपी पूछ आएगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या आपके समझ में इम्पोर्टेंट है? तो हाँ बिल्कुल है, अगर वो एक राइट एज पे किया जाए, लेकिन जबरदस्ती किया जाए, विदाउट विश किया जाए, या ओनली फीमेल फिटिसाइड को पता करने के बाद उसका मेडिकल टर्मिनेट कराई जाए प्रेगनेंसी, सो दैट विल बी ऑफ नो यूज। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके, कि लिंग जांच के बाद कोई भी अगर मेडिकल टर्मिनेशन कराएगा तो उसको फाइन और जेल वगैरह होगी। ऊपर से उन्होंने ये भी बताया है कि आफ्टर 21 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करानी चाहिए, मदर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि द फीटल विल बी डेवलप्ड इन मोर एग्रेसिव मैनर, तो वो फिर मदर की हेल्थ को भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। So this will be the whole supplement part of the first unit, that means reproduction, that is life process, that will the first principles of reproduction, sexual angiosperms, sexual reproduction in angiosperms, human reproduction, and the concepts of reproductive health, right? So we have discussed the supplementary part of this. Now in the next session we're going to discuss with the supplementary part of the 5th unit supplement part, that is genetics and evolution. We're going to cover it in the next session. So till then, take care. Thank you. All the best.